तो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इंटरेक्शन, उससे कुछ निकलना, कुछ ऐड होना, वो सब पढ़ेंगे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले आ जाएगा न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले बताया था रदरफोर्ड ने। ओके, इसीलिए डिस्कवरी किसने की है? ऑब्वियसली रदरफोर्ड। ये वही रदरफोर्ड है जिनका आपने अभी अभी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एटम के सेंटर में कोई ऐसा मास होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और मैक्सिमम मास वहीं पे होता है। कोई चीज है जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसको उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में वैसे तो कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, सारा काम उनका किस पे था? सिर्फ न्यूक्लियस पे। तो उन्होंने बस इतना बोला कि बाकी जगह खाली होती है, वहां से अल्फा स्कैटरिंग, मतलब अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्रॉस हो जा रहे हैं, लेकिन यहां से कुछ एक टकरा के वापस आ रहे हैं, बहुत कम। इसलिए उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज चीज पड़ी है, जिसको हम न्यूक्लियस बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, फिर उन्होंने बोला कि थॉमसन ने जैसा कि बोला था कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं एटम के अंदर, तो इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके बाहर यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, और ये नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, इसको बचाए रखने के लिए इसको सर्कुलर पाथ में घूमना चाहिए। तो जिसकी इक्वेशन हमने पीछे ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? देखो, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं फिलहाल जो हम समझते हैं, वो है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव ऑफ ई की वैल्यू आपको पता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ओके, मास दोनों का सेम होता है। ठीक है, इनकी डिस्कवरी और वो पीछे बता दिए। वैसे न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो की थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक। और जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो जाती है गोल्डस्टीन को, है ना, ई गोल्डस्टीन था आई थिंक इनका नाम। तो ये आगे जाते हैं उनके। नेक्स्ट देखो, अच्छा, वैसे रियलिटी बताऊं तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स में आता है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं आते। अभी तक हमारी जो डिस्कवरी हुई है उसमें बहुत सी चीजें हमें पता चली, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी क्वार्क से मिलके बने होते हैं। ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट क्वार्क्स होते हैं बड़े टाइप के, जैसे अप डाउन, इस टाइप के, इनसे मिलके बने होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन होता है कुछ, जैसे दो अप क्वार्क प्लस एक डाउन क्वार्क, इनसे मिलके न्यूट्रॉन बन जाएगा, और ऐसे ही दो अप और एक डाउन से प्रोटॉन बन जाएगा, मतलब ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होता है। तो उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है क्वार्क्स हैं। और भी बड़ी सारी चीजें होती हैं, जैसे लेप्टॉन्स, लेप्टॉन्स के नाम आपने सुने नहीं होंगे। फिर उसके बाद म्यूऑन्स। ओके, ये होते हैं। फिर उसके बाद और भी चीजें आती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल्स में आता है। इलेक्ट्रॉन का हमें कुछ कंस्टिट्यूएंट नहीं मिला है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ होता है ऐसा हमने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया है। ऑब्जर्व तो इनको भी नहीं किया है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी नहीं, लेकिन ऐसी हमारी थ्योरीज सही हो जाती हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, हमें ये भी पता नहीं है, हमने देखे नहीं है चलते हुए, बट हमारी जो थ्योरीज हैं वो थ्योरीज सही हो जाती हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया होगा और यहाँ जाके फास्फोरस की स्क्रीन पे वो स्ट्राइक करवाया, तो यहाँ पे ये ग्लो कर गई। ओके, ऐसे ही आपका टीवी बन गया। तो टीवी में जो वो स्क्रीन होती थी पुरानी वाली, उसमें फास्फोरस लगा होता था। आजकल तो एलईडी और एलसीडी स्क्रीन आ गई ना, पुरानी वाली। तो उसमें क्या होता था, उसमें हम उसमें इलेक्ट्रॉन गन लगाई होती पीछे। तो हम ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, यहाँ स्ट्राइक हुए, इस इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड और वो सब कुछ हमने अपने हिसाब से कंट्रोल कर लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखा किसी ने नहीं अभी भी। ओके, बस हमने बोला कि ऐसा चलता है, ऐसा काम करता है, तो हमने उससे काम ले लिया, हमने स्क्रीन पे मूवी दिखानी शुरू कर दी। तो ऐसे टीवी काम करता था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन जाके फास्फोरस पे टकराती थी, फास्फोरस ग्लो करता था और वो हमें पूरी पिक्चर की इमेज दे देता था। ठीक है, तो ये है। तो क्वार्क्स, लेप्टन्स, म्यूऑन्स, फिर उसके बाद एक और चीज होती है, वो आपने नाम शायद सुना होगा, वो बड़ा फेमस हुआ था, हिग्स एंड बोसोन्स। हिग्स एंड बोसोन्स, गोल्ड पार्टिकल्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है,
तो हिग्स एंड बोसॉन्स ये एक अलग है, हिग्स बोसॉन्स इकट्ठा जो है वो पार्टिकल अलग है। ओके, तो इनको स्पेशल नाम दे दिए अलग अलग से। चलो आगे देखते हैं। तो हम इतना डीप नहीं जा रहे, ये जस्ट मैंने आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें सत्य का ज्ञान करवा रही हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि फंडामेंटल पार्टिकल्स आर नॉट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटी चीज़ें कुछ होती हैं। ओके, वैसे तो अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो एक स्ट्रिंग थ्योरी भी प्रपोज की गई है। स्ट्रिंग थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग ये जो अभी मैंने आपको बताया ना इसके क्वार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है कि सारी चीजें जो है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की तरह होती हैं। ओके, उन्हीं से मिलके बनती हैं, अलग अलग वाइब्रेशन पे अलग अलग ये स्ट्रिंग्स जो है वाइब्रेट करती हैं, उससे क्वार्क्स बनते हैं, उससे ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाते हैं, उससे न्यूक्लियस बन जाता है, और उससे एटम बन जाता है, और उससे हम सभी चीजें बन जाती हैं जो हमें दिखाई देती हैं। ओके, तो ये ऐसी ऐसी थ्योरीज आती जाती रहती हैं, और अगर ये प्रूव हो जाएगी तो फिर हमें फिजिक्स फिर से पढ़नी पड़ेगी दोबारा से, अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी। ठीक है, तो अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो इन ऑब्जर्वेशंस पे पढ़ रहे हैं कि क्वार्क्स होते हैं, उनसे प्रोटॉन बने, न्यूट्रॉन बने, ये काम कर रहे हैं इसलिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। अब इनको कुछ यूनिट दिए हुए हैं, जैसे एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है, 1/12 पार्ट ऑफ, या 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो C12 एटम के 1/12 पार्ट जितना 1 AMU होता है, ठीक है। और वो भी कब, जब ये एटम क्या होगा, एटम या इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे के सारे किस में होंगे, ग्राउंड स्टेट में, मतलब रेस्ट में होगा ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट। और AMU को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखना होता है, तो उसकी वैल्यू होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको याद रख लेनी जस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम। देखो, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग जो लिखते हैं, जो आपके पीरियोडिक टेबल में भी लिखा होता है, वो ऐसे लिखा होता है, ये एलिमेंट है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर लिखा होगा, यहाँ पे इसका मास नंबर लिखा होगा, या फिर अलग तरीके से भी लिखा हो सकता है, या फिर इसकी जगह ऐसे लिखा होता है XZ यहाँ, A यहाँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या क्या होते हैं। यहाँ पे जो आपका A रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज मास नंबर। अब ये मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब ये न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, इन दोनों के कलेक्टिव पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब दोनों इकट्ठे होते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियन। तो ये आ गया एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक मास नंबर बोल सकते हो आप इसको। हाँ, ये मास नहीं है, नॉट मास, मास नंबर है ये। ठीक है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बता रहा है कितने हैं उसके अंदर। ओके, नंबर ऑफ न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं वो बताएगा। ओके, जेड इज रिप्रेजेंट एज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कौन बताएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कौन बताएगा। ऑब्वियसली ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और ये क्या है, प्रोटॉन। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली A-Z इज रिप्रेजेंट एज ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लग गया बता। तो अब आपको ये टर्म्स याद रखनी है। चलो देखो, इससे अलग अलग टाइप के हमारे एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो ये कुछ नाम दिए स्पेशल, जैसे आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स। अब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो आइसोटोप्स होते हैं वो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, या फिर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके, तो दोनों तरफ से डेफिनेशन लिखी हो सकती है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर। ओके, नेक्स्ट है आइसोटोन्स। अभी आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन्स में सेम क्या होता है? इसमें जो सेम होता है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, आइसोबार। अब आइसोबार में क्या सेम होगा? इसमें मास नंबर सेम होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट जेड। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें डिफरेंट है, सॉरी आई मीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है लेकिन प्रोटॉन डिफरेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें छोटा सा कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट ये है कि हमने ये देखना है कि डेंसिटी ऑफ हमारे न्यूक्लियस की कितनी है। ठीक है, तो ठीक है देख लेते हैं। अब देखो न्यूक्लियस मैंने माना कि स्फेयर है, मैंने मतलब हमने माना है, तो बोला गया कि जो उसका वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर। ओके, तो स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आर को लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 1/3। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दूंगा तो मैं यहाँ लगा दूंगा आर नोट ए रेज टू पावर 1/3। ठीक है, ये जो है ना ये यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर -15 मीटर। ऑब्वियसली दिस इज रेडियस, तो रेडियस वाला कांस्टेंट होगा तो मीटर्स में ही होगा, या फिर इसको आप बोल सकते हो 1.1 फर्मी मीटर। फर्मी मतलब 10 रेज टू पावर -15। ओके, तो अगर आप देखना चाहो तो जब हम इसकी वैल्यू डालते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो देखो मास कितना होगा, जितना एटॉमिक मास नंबर है वो इंटू जितना किसी एक चार्ज का मास होगा 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27, यही होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर नॉट स्क्वायर ए। ए मतलब एटॉमिक मास नंबर है ना, तो वॉल्यूम भी इतना ही होगा। ये देखो आर की जगह मैंने वैल्यू डाल दी जस्ट। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, ऊपर मास नंबर तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बताएगा, मल्टीप्लाई बाय जितना उनके ऊपर चार्ज होता है, सॉरी जितना उनका एक का मास होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम होता है। ए क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, मल्टीप्लाई उसको एक के मास से कर देंगे तो टोटल न्यूक्लियस का मास आ जाएगा, तो उसकी डेंसिटी कुछ ऐसी आ जाती है, ये ए से ए कट जाता है, टोटल जो डेंसिटी बचती है वो बचती है अप्रोक्सीमेटली इतनी, 3 × 10⁻⁷ kg पर मीटर क्यूब। कितनी ज्यादा डेंसिटी है ये। इतनी ज्यादा का मतलब है कि अगर आपके सामने 1 मीटर क्यूब के 1 मीटर का की साइड वाला क्यूब पड़ा हो, ठीक है, 1 मीटर ऐसे 1 मीटर ऐसे ऊपर को और 1 मीटर बाहर की तरफ को, तो उसके अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ मैं न्यूक्लियस रखूं तो उसका वेट इतना हो जाएगा 3 × 10⁻⁷ kg, जो कि बहुत ज्यादा डेंसिटी है। ठीक है, और उसी की जगह अगर मैं पानी के मॉलिक्यूल्स रखता हूं तो डेंसिटी कितनी डिक्रीज हो जाती है,
डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है 1000 kg/m³ ओनली। ठीक है, तो देखो एक एटम की डेंसिटी ये है और एक मतलब पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी ये बन रही है मिला के। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एटम मैक्सिमम खाली है, 99% एटम खाली है। ओके, तो 99% एटम जो है वो खाली है। सारा का सारा मास कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस पे। 99% मास वहीं पे, बाकी सारा एटम खाली है। और एटम न्यूक्लियस से इतना बड़ा होता है, अगर आप फुटबॉल स्टेडियम देखो, एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम, अगर उतना बड़ा एटम है, ओके, अगर आप उतना बड़ा एटम ले रहे हो तो आपके पास जो पेन पड़ा होगा ना, पेन का जो आगे वाली पिन होती है, मतलब पेन की जो निब होती है, उसके ऊपर रखा हुआ होगा न्यूक्लियस। सोचो इतना छोटा होता है वो एटम से। एटम का जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁴। देखो अगर ये एटम है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ या साफ कर देता हूँ। यहाँ देखो, अगर ये एटम है, इसका साइज होगा 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड। मतलब 1 मीटर का 10⁻⁻10th पार्ट, इतना सा होता है एटम। और जो न्यूक्लियस होगा वो इससे भी छोटा, सिर्फ 10⁻⁻15 की टर्म्स में, दिस ऑर्डर। तो ये ऑर्डर होता है एटम का और न्यूक्लियस का, इसीलिए इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो याद रखना डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है? 3 × 10⁻⁷ kg/m³। और वहीं अगर इतने में अगर आप पानी भरते हो तो उसकी होती है 1000 kg/m³। तो सोचो कितना फर्क है। इसका मतलब कि आपने एटमैन मूवी तो देखी होगी, नहीं देखी है तो उसमें यही कंसेप्ट यूज किया कि एटम जो 99% खाली है, तो हम क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे और ऑब्जेक्ट को छोटी कर देंगे। ठीक है, तो उन्होंने पूरे एक बंदे को छोटा सा चींटी जितना बना दिया एटम को कंप्रेस करके। मतलब ऐसा कंसेप्ट दिखाया गया है। ओके,